हाय डियर फ्रेंड, आपके सामने लेकर आ गए हैं समर 2020 पेपर सॉल्यूशंस। और ये किसका है? स्ट्रक्चर मैकेनिक्स 1 का। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SM1। ठीक है, ये SM1 का सॉल्यूशंस मैं करके बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा साइड में हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ SM1। ठीक है, SM1 का सॉल्यूशंस मैं आपको करके बताने वाला हूँ। समर 2020 का पेपर लिया है, पेपर सॉल्यूशन। देखिए, ये प्रीवियस ईयर का पेपर भले ही मैंने लिया है, हो सकता है इस साल का फॉर्मेट अलग हो, लेकिन क्वेश्चन तो अलग नहीं हो सकता है ना। तो क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे आए थे, तो इसमें भी कुछ मिली जुली क्वेश्चन आ सकते हैं या उससे रिलेटेड आ सकते हैं, या कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको सोल्यूशन कैसे करने हैं, वो चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और टोटल पेपर आपका सोल्यूशन इसमें मिल जाएगा। देखते हैं कितने मिनट में ये कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आपको नीचे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस है वो नीचे आपको दिख रहे हैं और उसके आंसर देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, जो आपका पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखिए मैंने स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको 7 ही अटैम्प्ट करने होंगे। ईच के 2 मार्क्स होते थे, लेकिन इस साल का फॉर्मेट शायद कुछ डिफरेंट है, तो उससे हमें डरना नहीं है, हमें तो क्वेश्चन को देखना है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या बोला है कि राइट हुक्स लॉ एंड डिफाइन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हुक्स लॉ क्या था? हेडिंग ऐसे इस तरह से डाल लेंगे। ठीक है, हुक्स लॉ। ठीक है, तो हुक्स साहब ने क्या कहा था वो चीज़ें मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे, स्टेट्स, क्या स्टेट्स दिए थे वो चीज़ें मैं बोला। तो विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये उन्होंने दिया था। ठीक है, ये उन्होंने दिया था कि जो उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था? विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये चीज़ें दिया था। मतलब इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन है, इसका मतलब इसको सिग्मा से इंडिकेट करते थे, इसको एप्सिलॉन से इंडिकेट करते थे। और जब ये हट जाता है, मतलब ये अगर हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको यहाँ पर ले देते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। अब इस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है वो आगे हम जिक्र करेंगे, जिसको उसी को बोला जाता है ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और वही चीज़ आगे मैं इसको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसका एक तो ये हो गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है, वो चीज़ें यहाँ पे बता देते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये पूछा था, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी मैं यहाँ पर जवाब आपको दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा था इट इज़ द रेशियो ऑफ, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द डायरेक्ट स्ट्रेन, टू द डायरेक्ट स्ट्रेन। ठीक है, ये चीज़ें दिया था। तो ये चीज़ें से यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जो इंडिकेट किया जाता है कैपिटल की से, और ये क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये चीज़ें इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देख लिया, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है, जिसका आंसर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आंसर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, थोड़ा टाइम दिखेगा तो उसके बाद से निकल जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन में बोला लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन बताना है, लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन। तो हेडिंग मैं लिख देता हूँ लैटरल स्ट्रेन। बहुत ही आसान है, आप आराम से इसको लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम इजी और सिंपल तरीके से आप उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि लैटरल स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन डायमीटर मीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। अब ये थोड़ा सा मैं ये पहले लिखा क्यों ओरिजिनल डायमीटर,
इसलिए लिखा कि ताकि आपको थोड़ा सा मैं बता सकूँ। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो लेटरल स्ट्रेन को एप्सिलॉन डैश से बताते हैं, और ये क्या होता है, चेंज इन डायमीटर मतलब डेल डी डायमीटर में हो रहा है और डी ओरिजिनल डायमीटर, ये चीज़ें होती है एप्सिलॉन से इंडिकेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि देखिए मैं जैसे कि कोई बार ले रहा हूँ, ये आपके सामने बार है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने ये फोर्स लगाए हैं, पी फोर्स लगाए हैं, तो ये यहाँ पर ये बढ़ के कुछ ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे बढ़ के इतना आ गया, ऐसे ऐसे बढ़ के इतना आ गया, ठीक है। तो इसमें भी तो कमी हुई है, इसमें क्या हो गया, इसमें ये बढ़ रहा है तो इसमें कमी हो रही है। तो ये जो लेटरल मतलब एक तरह से बोलते हैं ट्रावर्स डायरेक्शन में जो इसमें डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर इंक्रीज हो रहा है, इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें डिक्रीज हो रहा है इस डेप्थ में, तो ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये जितना डिक्रीज हुआ ओरिजिनल का इसका रेशियो करेंगे तो ये लेटरल स्ट्रेन आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। ये चीज़ें अगर मान लीजिए तो बार में है, थिकनेस में अगर होता है, कोई अगर प्लेट है उसके थिकनेस में अगर होता है तो भी लेटरल स्ट्रेन आएगा, रेक्टेंगुलर अगर लेते हैं तो। दूसरा इसमें बोला है लीनियर, तो लीनियर भी आप देख लीजिए, लीनियर स्ट्रेन। तो लीनियर स्ट्रेन क्या होता है, सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाएंगे। इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इसका अगर लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो चेंज इन लेंथ, जैसे यहाँ पर बताया था मैंने, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब इसका रेशियो क्या हो जा रहा है, ये जो लेंथ इंक्रीज हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसमें जो चेंजेज आ रहे हैं अपन ओरिजिनल जो लेंथ था, इसको रेशियो, इसको डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं, इसका भी सेम डेफिनेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ change in length to the original length ये लिख सकते हैं ऑफ द मेंबर, ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन पूछा है उसका भी जवाब हम फटाफट दे देते हैं कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। तो 3 का आंसर मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। थर्ड का आंसर 3, ठीक है। थर्ड का आंसर क्या बोला है, डिफाइन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, डिफाइन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो आसानी से जवाब दे सकते हैं। एसएफ और बीएम क्या होता है, इसको शॉर्ट में एसएफ भी बोला जाता है और बीएम भी बोला जाता है। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे एसएफ, ठीक है। जब कुछ लिखा नहीं रहता है थोड़ा ब्लर होता है तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। एसएफ को क्या बोला जाता है, अलजेब्रिक सम ऑफ अनबैलेंस्ड, मैं थोड़ा सा थियरी है इसीलिए लिख के बता रहा हूँ, अनबैलेंस्ड vertical forces to the left or right side of the section is called shear force, ठीक है। इसका अगर कुछ और पॉइंट इसमें लिखना है तो ये लिख सकते हो, यूनिट ऑफ एसएफ इज न्यूटन और किलो न्यूटन, न्यूटन में या किलो न्यूटन में लिख सकते हैं। ये एसएफ हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट का देख लीजिए, बीएम, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। क्योंकि बेंडिंग मोमेंट भी पूछा है कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, तो उसको भी हम आराम से लिख लेते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। इसमें अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट होता है, इसमें अलजेब्रिक सम ऑफ अनबैलेंस होता है, वही चीज़ें लिख देंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स
टू द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द सेक्शन is called bending moment. At that section, और इसके लिए भी पॉइंट लिखना है तो यूनिट ऑफ BM बेंडिंग मोमेंट BM शॉर्ट में लिखते हैं, उसको क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर होगा या तो किलो न्यूटन इंटू मीटर होगा, ठीक है। न्यूटन इंटू MM भी हो सकता है, तो इसमें घबराना नहीं है। अब आ जाते हैं हम फोर्थ जो है उसका आंसर क्या होगा। देखिए मेरे साथ ही इसमें करने होते हैं, देखिए टोटल 10 दिया होता है, उसमें से 7 ही करने होते हैं, लेकिन मैं पूरा 10 का 10 बताऊंगा ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो। तो अभी जो चौथा क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड स्ट्रॉट, डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड स्ट्रॉट। तो हम डिफरेंस कर लेते हैं, एक तरफ हम क्या कर लेंगे, कॉलम लिख लेंगे और एक तरफ स्ट्रॉट लिख लेंगे, STRUT है, ठीक है, इस तरीके से। और अगर इसको थोड़ा सा अगर देखिए आप अगर चाहेंगे तो खुद से भी मेहनत करेंगे ना तो आराम से इसको कैलकुलेशन निकाल के और बता भी सकते थे, लेकिन क्या होता है कि कई सारे बच्चे होते हैं जिनको नहीं आइडिया होता है, तो मैं उनके लिए ही ये सब चीज़ें तैयार करके बता रहा हूँ ताकि उनके लिए आसान हो सके। तो मैं इसको थोड़ा सा जो ये कॉलम और स्ट्रॉट बनाया है उसको एक इस तरीके से बना ले। जब भी डिफ्रेंशिएट पूछे तो देखिए ये 2 मार्क्स का है तो 2 लिखना, 3 मार्क्स का है तो 3-4 पॉइंट लिख देना, 5 पॉइंट 6 पॉइंट ऐसे करके लिख लेना। मैं देखिए आपके सामने कितने पॉइंट लिख रहा हूँ। जैसे कॉलम की बात करो तो कॉलम में इट कैरी हैवी कंप्रेसिव फोर्स ऐसे लिख सकते हो, इट कैरी हैवी कंप्रेसिव फोर्स, ये हो सकता है। इसमें अगर पहला लिखना है तो इट कैरी लाइट, इट कैरी लाइट एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स ऐसे करके लिख सकते हैं। इसमें अगर दूसरा पॉइंट अगर मैं बताऊं तो दूसरा पॉइंट भी देख सकते हैं कि इट इज ऑलवेज वर्टिकल, ये हमेशा क्या होता है, वर्टिकल होता है, इट ऑलवेज वर्टिकल। इसमें दूसरा पॉइंट अगर स्टॉट में लिखना है तो इट मे बी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड तीनों हो सकता है स्ट्रेट, इट मे बी वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है एंड इंक्लाइंड भी हो सकता है। इंक्लाइंड पता है ना, तिरछा, ऐसे तिरछा होगा। चलिए इसमें तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं, मैं तो यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन जितना पूछे, अगर 2 मार्क्स में पूछे तो 2 लाइन लिख देने का हो गया, लेकिन और ज़्यादा मार्क्स का पूछता है तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन होता है ऑफ कॉलम आर लार्ज होता है, बड़ा होता है, ठीक है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखने का, पूरा लिख देने का आप, ठीक है। मैं तो यहाँ पे बता रहा हूँ, क्या लिखोगे, द क्रॉस सेक्शन, सी और ऑपरेस एस लिखा ना, क्रॉस सेक्शन होता है। क्रॉस सेक्शन आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि मतलब कोई सेक्शन, कोई भी अगर आपका मेंबर है उसको एक जगह से कट करते हैं तो उसके फ्रंट साइड से देखेंगे तो आपको कैसा दिख रहा है। यहाँ पे चलो मैं बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा है, यहाँ से कट करिए तो इस तरफ से कैसा दिखता है, तो मान लीजिए ऐसा करके कुछ दिख रहा हो तो ये एक सेक्शन हो जाता है। इधर से अगर देख रहे हैं ये जो कटा हुआ पोर्शन है तो इसमें इधर से क्या दिख रहा है, तो ये सेक्शन होता है। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फिर बाद में एक चौथा देख सकते हैं कि ये जो यूज होता है कंक्रीट और स्टील बिल्डिंग में होता है। थोड़ा सा और लिख देते हैं, चौथा पॉइंट भी लिख देते हैं, इट इज यूज्ड इन concrete and
स्टील बिल्डिंग्स, और इसका जो होता है इट इज रूफ, ये किस में होता है, इट इज यूज्ड इन रूफ ट्रसेस, रूफ ट्रसेस एंड ब्रिज ट्रसेस में, ब्रिज ट्रसेस में, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो ये चीज़ें आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, पाँचवा को भी तो देखना है जरूरी ना। तो 5th नंबर को देख सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम कि जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उनके क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अटैच कर दूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है, ये अभी क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो पूछा है वो पूछा है टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट आपको पता ही है, यहाँ पे हेडिंग ऐसे डाल लेना और लिख देना ऐसे टाइप्स ऑफ सपोर्ट। यहाँ पर सिर्फ नाम बोला है, बाकी तो आप लिख सकते हो। देखिए पहला होता है सिंपल सपोर्ट, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। हालांकि अपने वीडियोज में मैंने ऑलरेडी सब कुछ समझाया है, अगर किसी ने देखा है तो आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर आ जाएगा रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट होता है। तीसरा आता है, एक आता है हिंज सपोर्ट, और चौथा आता है फिक्स सपोर्ट। ये इतना तो लिखना है, ठीक है। ये चीज़ें अगर लिख देते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एनालिस्ट ही बोला है, ठीक है। अगर क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से तो एनालिस्ट करने के लिए तो बोला है, तो एनालिस्ट करने के लिए बोला है तो आपको लिस्ट आउट ही सिर्फ करना है, ज़्यादा उसमें आपको मेहनत नहीं करनी है। तो यही लॉजिक तो अपनाना है, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये 6 जो है उसका आंसर। तो 6 को लिए क्या बोला, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो मैं यहाँ पे बता दूँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, मैं लिख के ही बता देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू अ प्लेन, लैमिना, प्लेन लैमिना के लिए होता है, ठीक है। आगे बोल सकता हूँ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द MI शॉर्ट में लिख सकते हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन, कोई भी प्लेन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ ए प्लेन लैमिना, जो भी प्लेन लैमिना है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI लिखो, यहाँ पे MOI लिखो तो बेटर रहेगा। MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट एनी टू मैनुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। हालांकि देखो ये चीज़ें थोड़ा सा डेफिनेशन लिखने जाओगे ना तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। टू मैनुअली परपेंडिकुलर, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ फिर बाद में आपको समझा देता हूँ। मैनुअली परपेंडिकुलर, क्योंकि ज़्यादा डीप में इसको अगर लिखने जाओगे, ऐसे देख लो, देखो जैसे मान लो कि कोई प्लेन है, ठीक है, उसका मान लो कि आपने आई एक्सेस निकाला, आई वाई निकाला, ठीक है, आई एक्सेस और आई मिला दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया और ये आई जेड के बराबर कर दिया। तो यही चीज़ें बताता है उनका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। जेड सेक्शन के अपोजिट के
के अकॉर्डिंग ये जो आपको सामने है, ये सिंपल सा ये भी लिख दोगे तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है। 7 नंबर देख लीजिए, 7 का आंसर। 7 आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और 7 क्या बोला है कि रिडंडेंट ट्रस और जो डेफिशिएंट ट्रस है उसको आपने समझाना है, ठीक है। रिडंडेंट ट्रस है चाहे डेफिशिएंट ट्रस है, तो उसके बारे में भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ताकि आपके आइडिया मिल जाए, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन आपके सामने दिख ही रहा है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि रिडंडेंट ट्रस होता क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कोई भी ट्रस है, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, रिडंडेंट का मतलब होता है इम्परफेक्ट। हाँ, ये भी ध्यान रखने का कि रिडंडेंट ट्रस जो होता है उसका मतलब होता है कि इम्परफेक्ट ट्रस, यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि अ ट्रस विच सेटिस्फाई दिस, अगर इसको सेटिस्फाई करता है, ध्यान से लिखिएगा इसमें कि कोई ट्रस है, अ ट्रस विच सेटिस्फाइड, SATIS, satisfy m greater than 2j minus r is called, कितना सिंपल सा डेफिनेशन है, रिडंडेंट ट्रस। अब कोई भी ट्रस आपको देख ले, ये नंबर ऑफ मेंबर है, ये जॉइंट है, और ये आर जो है आपके सामने रिएक्शन है, ठीक है। नॉन रिएक्शन की बात कर रहा, तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि जब भी कभी भी कोई चीज़ें पूछता है ना, देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख लेना कि अगर m इक्वल टू 2j माइनस r आ जाता है तब ये परफेक्ट आएगा। रिडंडेंट मतलब इम्परफेक्ट होता है, और m इज ग्रेटर देन 2j माइनस r आ जाता है तो यही बताया इम्परफेक्ट, और इसी को रिडंडेंट भी बोला जाता है, ठीक है। और m जो होगा, अच्छा ये लेस देन है, अच्छा हाँ ठीक है, अगर m लेस देन होता है 2j माइनस r, m की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसको बोला जाता है डेफिशिएंट, ठीक है। m की वैल्यू अगर कम होती है तो उसको बोला जाता है डेफिशिएंट ट्रस, ये चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। अभी जो इसमें डेफिशिएंट भी पूछा है तो डेफिशिएंट ट्रस का लिख सकते हो, इफ़ अ ट्रस इज सेटिस्फाइड m इज लेस देन 2j माइनस r इज कॉल्ड एज अ डेफिशिएंट ट्रस। तो ये चीज़ें लिख ही लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। और ट्रस विच सेटिस्फाई m लेस देन 2j माइनस r इज कॉल्ड डेफिशिएंट ट्रस, उसको ही डेफिशिएंट ट्रस बोला जाता है। तो ये भी आपका एक हो गया और एक ये हो गया, ये चीज़ें थोड़ा सा अब देख लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 8वें नंबर पे, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है स्टेट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ये सॉरी 8 बोल रहा है सेक्शन मॉडुलस, तो सेक्शन मॉडुलस किसको बोलते हैं वो भी लिख लेते हैं। सेक्शन मॉडुलस क्या है, और एक बोला है रेडियस ऑफ गायरेशन, तो सेक्शन मॉडुलस और रेडियस ऑफ गायरेशन को भी हम लिख लेते हैं कि ताकि हमें आइडिया मिल जाए। अब देखिए बहुत ही आसान है सेक्शन मॉडुलस भी, कुछ ज़्यादा उतना हार्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो सेक्शन मॉडुलस जो होता है यहीं पे लिख देता हूँ इक्वल टू डाल के, कि जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mi जो होता है अपॉन y मैक्स बोलते हैं। y मैक्स मतलब ये होता है ना कि डिस्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ये होता है। इसको शॉर्ट में ऐसे भी बोला जाता है z इक्वल टू आई अपॉन वाई मैक्स, ये चीज़ें होती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता चल गई। इसका जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ, इसको जेड से इंडिकेट करते हैं, सेक्शन मॉडुलस को जेड से इंडिकेट करते हैं, तो इसका यूनिट जो होता है इज आपका mm³ लिखो या तो सेंटीमीटर क्यूब बोलो, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन इसमें पूछा था, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये है ना रेडियस ऑफ गायरेशन,
जायरेशन भी कोई कोई बोलता है, तो आप प्रोनाउंसिएशन आप कर लीजिएगा जो भी आपको सही लगे, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन ये कहता है, ध्यान से समझिएगा, कि द डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन एक्सिस, द डिस्टेंस फ्रॉम द given axis at which if all the small element of the given lamina, कोई भी लैमिना है, आर प्लेस्ड द एम आई जो है ऑफ द लैमिना, द एम आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट द गिवन एक्सिस डज नॉट चेंजेज नहीं होती है, दिस डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन, उसी डिस्टेंस को रेडियस ऑफ गायरेशन बोला जाता है। हमेशा वो कॉमन रहता है, ठीक है, हमेशा डिस्टेंस उसका सेम ही रहता है, तो उसी को बोला जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। इसका मतलब ये होता है आई जो होता है इक्वल टू ए के स्क्वायर होता है, ये के ही तो है आपका, आई अपन ए अंडर रूट होता है, ठीक है। ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए तो आपका एरिया है, ठीक है, और के तुम्हारा रेडियस ऑफ गायरेशन है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ओके। ये चीज़ें आपको पता चल गई। तो ये 8 क्वेश्चंस हो गए हैं, 9 क्वेश्चन पे चलते हैं, और 9 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, थोड़ा मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, थोड़ी सी पेशेंस रखिए, आपको सब कुछ मिलेगा, सारा मटेरियल सब कुछ आराम से मिल जाएगा। तो हेडिंग आप क्वेश्चन नंबर 9 का देख सकते हैं, 9 आंसर, ठीक है, ओके। क्या बोला है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। क्या होगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंपल है, डेफिनेशन है कि ऐसा कोई पॉइंट है जो जहाँ पर कोई पॉइंट भी ऐसा ले लीजिए जहाँ पर उसका बेंडिंग मोमेंट जो है ना वो साइन चेंज करता हो, जहाँ पे साइन चेंज करता हो उसी को बोला जाता है, यहाँ पे साइन चेंज करता हो। तो जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके भी आपको समझाऊँ ना तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बीम है, ठीक है, और उसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसका मोमेंट, जैसे कि मान लीजिए ये बीम है और उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरीके से आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये जितना भी मैंने सर्कल बनाया ना, ये सब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है। जहाँ पे ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, बीएम डायग्राम है, अगर ऐसे पॉसिबिलिटी हो तो ये जो पॉइंट है, देखिए यहाँ पर भी बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नहीं है, इसीलिए इसका डेफिनेशन क्या लिखा जाता है वही चीज़ें मैं लिख के यहाँ पे बता रहा हूँ। इसका डेफिनेशन है कि द पॉइंट इन अ बीम, द पॉइंट इन अ बीएम डायग्राम, द पॉइंट इन अ बीएम डायग्राम at which BM चेंज साइन, देख सकते हैं कि BM चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है, अभी इसके साथ साथ ये भी होता है
कि एट पॉइंट कॉन्ट्राफ्लेक्चर बीएम इज 0, ये भी ध्यान रखेंगे। एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बीएम इज 0, ठीक है। देखिए यहाँ पे बीएम 0 है, यहाँ पर भी 0 होता है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नहीं है, ये भी पॉइंट है, ये सपोर्ट है ना, सपोर्ट पे आ रहा है, सपोर्ट पे, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर 0 होता है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नहीं बोलेंगे क्योंकि बीएम तो 0 है, बट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है। देखिए प्लस से माइनस हुआ, ये माइनस से प्लस हुआ, ये प्लस से माइनस हुआ, ये माइनस से प्लस हो रहा है, तो ये जो साइन चेंज कर रहा है बीएम डायग्राम का, बीएम जो डायग्राम है उसी को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। अब लास्ट है थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर, ठीक है। तो 10 का आंसर मैं बता देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन वही चीज़ें हमें लिख लेना है कि मतलब सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया लिख लेता हूँ मैं। ट्राई करूँगा कि इसके सारे क्वेश्चन, जितने भी इसके क्वेश्चन हैं वो चीज़ें इसका आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख सकें। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखेंगे। द सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया है, ठीक है, अबाउट एनी एक्सिस, any axis is called मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी को बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मतलब सेकंड मोमेंट ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए पहला मोमेंट किसी का लिए तो एक्स आया, फिर बाद में उस जो मोमेंट आया है उसका फिर से मोमेंट अगर लेते हैं तो उसका आ जाता है, और आ जाता है ये एक्स स्क्वायर, दिस इज द मोमेंट, ओके। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे ये कोई है, इसका एरिया मान लो ए है, ठीक है, यहाँ से मुझे यहाँ इसके सेंटर सी जी से फाइंड आउट करना है, इसका डिस्टेंस एक्स है। तो पहली बार मोमेंट में फर्स्ट जब निकाले थे, मोमेंट फर्स्ट निकाले थे तो क्या आया था, ए इंटू एक्स, तो ये फर्स्ट था। फिर बाद में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकाले तो ए टू एक्स, तो ये तो तुम्हारा मोमेंट है, इंटू डिस्टेंस करते थे, ये फोर्स हो गया, इंटू डिस्टेंस करते थे तो ये आ गया ए एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आ जाता है, ठीक है। समझाने के लिए मैंने इतना बता दिया कि ये पार्ट 1 आपका। देखिए 32 मिनट में पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो 10 का 10 करने में मैंने 32 मिनट लगाए हैं। ध्यान से समझिएगा, 10 को 10 समझाने में, समझा के कर रहा हूँ, आपको लिखना होगा साथ ही क्वेश्चन, तो मैक्सिमम ट्राई करिएगा कि उसको कम से कम समय में कंप्लीट करने के लिए। हालांकि आपका शायद 3, 4, 7 का पैटर्न है, मे भी अब क्वेश्चन आएगा तो समझ में आएगा, तो उसके बेस पे आप मतलब प्रैक्टिस करना जिससे आपको समझ में आ सके। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट का था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके जवाब किस तरीके से देखेंगे उसको हम समझते हैं।